अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इम्यूनिटी जो लिम्फॉइड इम्यूनिटी है उसकी वजह से जो डेवलप होने वाली इम्यूनिटी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 34 बनता है पुरानी बुक्स के मुताबिक और नई बुक के मुताबिक 35 बनता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पैराग्राफ में आपके पास इम्यूनिटी की डेफिनेशन दी हुई है कि इम्यूनिटी क्या होती है कि आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट होती है अगेंस्ट टॉक्सिक इन्फेक्शंस वगैरह के अगेंस्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से जो आ रहे हैं उनके अगेंस्ट होती है। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये दो किस्म की होती है एक्वायर्ड, एक होती है इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड होती है कि आप को वो तब तक डेवलप नहीं होती जब तक आपकी बॉडी पहली बार जो है किसी वायरस या किसी भी इन्फेक्शन से अटैक ना हुआ उसको। ठीक है, और जो दूसरी इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, जिनसे हमारी बॉडी पहले ही इम्यून होती है, मतलब कि जनरल प्रोसेसेस जो हो रहे होते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट। जैसे देखें फैगोसाइटोसिस हो रही होती है, कोई भी बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस हो रही है, वो जो है एक इनेट इम्यूनिटी की एग्जांपल है। उसके अलावा स्वेलड ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डिस्ट्रक्शन को तोड़ना, ये भी जो है एक इनेट इम्यूनिटी की एग्जांपल है। या जो है वो स्किन के अंदर जो रेजिस्टेंस है मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ये भी इनेट है, मतलब पहले से है, पैदाइशी है। उसके बाद अब आपके पास है कुछ इंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम्स वगैरह हैं, बेसिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट कैस्केड के एक्टिवेशन है, नेचुरल के लिम्फोसाइट्स वगैरह जो ट्यूमर सेल्स वगैरह पे अटैक करते हैं। ये इम्यूनिटी जो है वो आपके पास इनेट है, मतलब आपको कोई इसके लिए ये पहले से ही होगी आपके पास। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो है वो कभी जब तक अटैक नहीं होगा किसी वायरस से वो आपकी जो है वो डेवलप नहीं होगी। अब हम इस पैराग्राफ में ऐसा आपको कुछ नहीं याद करने वाला। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इन्वेडिंग एजेंट, कोई बाहर से आ रहा है, लीथल टॉक्सिन वगैरह आ रहा है, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी जो है स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप करेगी, इसको आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे या अडॉप्टेड करेंगे। इसके रिजल्ट में आपको जो एंटीबॉडीज़ या एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करनी पड़ेगी। नीचे वाले आपके पास पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कोई भी एग्जांपल दी हुई है आपके पास कि कोई भी एग्जाम आया आपके पास टॉक्सिन, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने बहुत ज़्यादा जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर ली, इसको आप इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास आती है दो टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल आपको पता होना चाहिए बी सेल इम्यूनिटी के जो बीटा लिम्फोसाइट्स होते हैं, दो किस्म के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी और बी लिम्फोसाइट्स की वजह से डेवलप होती है और इसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन होगी, ये टी सेल्स वगैरह की वजह से होती है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होगी। अब इधर आपको बताया हुआ है कि दोनों इम्यूनिटी जो है वो एंटीजेंस की वजह से इनिशिएट होंगी। कोई चीज़ ऐसी आएगी जो इसको एक्टिवेट करेगी, इन दोनों प्रोसेसेस को, सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। तो ये होते हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स या पॉलीसेक्राइड्स यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जिनकी स्टीरियो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब इनके दो करेक्टरिस्टिक्स होना लाजमी है, एक तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 8000 से ज़्यादा होना चाहिए, उसके अलावा इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर जो है वो क्या पड़े होने चाहिए, रेकरिंग मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मॉलिक्यूलर ग्रुप्स जिनको आप एपिटॉप्स कहते हैं, उनका प्रेजेंस होना। एक तो एपिटॉप्स होना ज़रूरी है, उसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट 8000 तक होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन होंगी तो ये एंटीजन होगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं जी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्स में। अब आपके पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, ये जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कॉज कर रहे हैं, तो बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स वगैरह। अब आपको बताना चाहिए लिम्फोसाइट जो है ये सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बींग्स के बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो ये कोई भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इसमें भी आगे ये जिक्र किया हो कि किन किन जगहों पर जो है आपके पास लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। इन दोनों में यही है कि जो भी आएगा डिफरेंट जगहों पर, मतलब कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा वो डिफरेंट जगहों पर जो है वो लिम्फोसाइट्स वगैरह जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे या लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करके उसको डाइजेस्ट करेंगे। उसके अलावा यहाँ भी यही जिक्र किया हुआ 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हैं वो बीटा सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी का यहाँ जिक्र किया हुआ है। इसमें जो आपने याद रखनी है वो ये इस डायग्राम से आप याद रखेंगे इसको। ये देखें इधर आपके पास दिया हुआ सबसे पहले हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, उनसे आपके पास कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स बने, दोनों के लिए सेम तरीका होगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले ने जो है वो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई बोन मैरो के अंदर, और उन्होंने जो है आगे बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई जिसने ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया। उसके बाद उसने टारगेट टिश्यू में जाके प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करवाई। जब भी एंटीजेंस के साथ बी लिम्फोसाइट्स रिएक्ट करेंगे तो ये प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, प्लाज्मा सेल्स से आगे एंटीबॉडीज़ बनानी है। और दूसरी तरफ जो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं उन्होंने थायमस में जाके जो है वो आपके पास क्या बनाने, टी लिम्फोसाइट्स बनाने। टी लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, टी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और इन्होंने एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करवा देनी है। और इसके अलावा जो आपको इस पैराग्राफ में पता होना चाहिए वो ये है
कि आपके पास जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो शुरू में जो है वो आपके पास लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके बाद जो है वो बोन मैरो में चले जाते हैं। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए बी लिम्फोसाइट को बुर्सा ऑफ फैब्रिकस की वजह से जो है वो नेम दिया गया, और टी लिम्फोसाइट्स को थायमस की वजह से नाम दिया गया है, थायमस में प्रोडक्शन की वजह से। उसके अलावा इस पैराग्राफ में आपके पास थायमस का ये जो मैंने सारा आपको बता दिया, इसमें आपने बस ये याद रखना है कि जो थाइमस है ना वो सर्टन टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा कि वो स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा ताकि वो अपनी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। ये सेल्फ एंटीजेंस पहले रिलीज़ करेगा ताकि सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट पहले अगर हमारी बॉडी के अगेंस्ट उसका कोई रिएक्शन शो हो जाता है तो बॉडी उनको डाइजेस्ट कर लेगी। अगर तो सेल्फ एंटीजेंस का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा बॉडी के अगेंस्ट तो ये रिलीज़ होंगे और ये जाके जो है वो इन्फेक्टेड सेल्स को जाके डाइजेस्ट करेंगे। अबाउट 10% ऐसे सेल्स होते हैं जो डाइजेस्ट करने मतलब कि जो आसानी से हमारी बॉडी इनको जो है कोई इफेक्ट नहीं लेके आती इसके ऊपर। 90% जो है वो फैगोसाइटोस हो जाते हैं और ये बॉडी इनके अगेंस्ट रिएक्टिव होती है। ठीक है, जिनके अगेंस्ट बॉडी नॉन रिएक्टिव होगी वही सिर्फ और सिर्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है रिएक्टिविटी शो करेंगे। उसके अलावा अगर एक बंदा उसके अंदर थायमस को रिमूव कर देंगे तो उस पर्सन में ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं होगी। अब लिवर और बोन मैरो के अंदर जो है बी लिम्फोसाइट्स को प्रोसेस होता है, ये भी ऊपर दिख लिया। अब आपको पता चाहिए बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट से कैसे डिस्कस करें, डिफरेंस होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडीज़ को सक्रीट करेंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत डाइवर्सिटी होती है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं बी लिम्फोसाइट्स कंपेयर टू टी लिम्फोसाइट्स। ये दो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, एक तो एंटीबॉडी सक्रीट करते हैं और दूसरे नंबर पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं अपने टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर कि बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ स्पेसिफिक आपके पास जो है वो टी लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइट्स जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होते हैं। उनकी आगे एक लिम्फोसाइट जो है वो एक एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर एक को एक्टिवेट कर देता है टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट को तो वो आगे उसकी क्लोनिंग होगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी क्लोनिंग होना शुरू हो जाएंगी, वही आगे रिप्रोड्यूस होता जाएगा और उसकी अपनी बहुत ज़्यादा क्लोनिंग, एक ही टाइप के सेल्स जो बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस हो देंगे। इसको आप क्लोनिंग का प्रोसेस कहते हैं। अब ये क्लोनिंग का प्रोसेस आपके पास जो है वो इस डायग्राम से शो किया हुआ है कि बी लिम्फोसाइट में अगर क्लोनिंग हो रही है तो ये देखिए बीटा सेल्स हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। अगर बीटा 2 के लिए एंटीजन रिएक्ट करे तो बीटा 2 ने अपनी काफ़ी सारे क्लोन्स बना लिए हैं। ये देखिए काफ़ी सारे उसने क्लोन्स अपने डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, अब इनका क्लोन्स का ओरिजिन क्या है। अब हमारे पास जीन तो बहुत कम होते हैं और ये मिलियंस ऑफ टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो इसके अगेंस्ट हकीकत क्या है कि जो जीन्स होते हैं जीन सेगमेंट्स होते हैं। अब ये डिफरेंट जीन सेगमेंट्स जो हैं वो कम्बिनेशंस बना रहे होते हैं, तो एक जीन सेगमेंट दूसरे के साथ, सपोज एक में 6 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, जीन सेगमेंट्स, तो पहला वाला जो है वो दूसरे के साथ मिल जाए, दूसरे वाला तीसरे के साथ मिल जाए, इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशंस बनेंगे और हर एक कम्बिनेशन जो है वो हर टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट को रिप्रेजेंट करेगा, उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से वो एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। अब ये एक्टिवेशन का प्रोसेस आपके पास दिया हुआ है कि एक्टिवेशन के लिए आपके पास सर्टेन एंटीजेंस होते हैं। जो एंटीजेंस जो बी लिम्फोसाइट है उनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। ठीक है, और जो टी लिम्फोसाइट है उनके अंदर सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जिनके साथ एंटीजन ने बाइंड करना है और ये टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आए थे रोल ऑफ मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का रोल आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो है वो आपको पता है फैगोसाइटोसिस में रोल है इनका। ये डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं और इन्होंने डिफरेंट जगहों पे होने की वजह से उस जगह पे जो है वो रिस्पांस प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, और मैक्रोफेज ने फैगोसाइटोसिस करना होता है डिफरेंट पार्टिकल्स को। अब इनका एक काम होता है इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स वगैरह की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। अब टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, एक उनकी क्लासिफिकेशन होती है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स ने क्या करना, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस करने और इन्होंने आगे क्या करना है, बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करनी। तो टी लिम्फोसाइट से आगे बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होगी। अगर टी लिम्फोसाइट नहीं होंगे तो बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। अब इस पैराग्राफ में आपके पास दिया हुआ कि बी लिम्फोसाइट्स कैसे डेवलप होते हैं। सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स के ने जो है वो लिम्फोब्लास्ट बनाना है। लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे, उसके बाद वो बनाएंगे प्लाज्मा ब्लास्ट। प्लाज्मा ब्लास्ट में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो भी पॉलीफ्रेट कर जाएगा। उसके बाद इन प्लाज्मा सेल्स बनाने जिन्होंने आगे एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करनी है। ये नंबरिंग दी हुई 2000 मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है पर प्लाज्मा सेल्स, तो ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं मेमोरी सेल्स। कुछ सेल्स जो होते हैं वो अब जैसे देखिए बीटा सेल्स एक्टिवेट हुए,
कुछ ने जो है वो क्लोन्स बना देने हैं, और कुछ क्लोन्स ने जो है वो आगे प्लाज्मा सेल्स बनाने और एंटीबॉडीज़ बनानी है। लेकिन कुछ सेल ऐसे होंगे जो वापस आपकी बोन मैरो में चले जाएंगे और वहाँ जाके जो स्टोर हो जाएंगे, ताकि अगली बार जब भी कोई एक्टिवेशन के लिए आपके पास एंटीजन आए तो ये फ़ौरन जाके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है वो अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर दें। इस तरह के सेल्स को मेमोरी सेल्स कहते हैं आप, ठीक है, और इनका रिस्पॉन्स ज़रा जल्दी होता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स डिलेड रिस्पॉन्स होता है और ये इसको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, और इसकी बहुत वीक पोटेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत जल्दी हो जाता है और इसको बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। ये ग्राफ में भी आपके पास यही शो किया हुआ है, प्राइमरी रिस्पॉन्स बहुत देर से हो रहा है और थोड़ा हो रहा है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ गैमा प्रोटीन्स होती है, गैमा ग्लोबुलिन्स होती हैं। उसके अलावा 20% ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। हैवी और लाइट चेन्स होती हैं, 10 हैवी और 10 लाइट चेन्स हो सकती हैं, और सबसे कम 2 पेयर्स हो सकते हैं हैवी और लाइट चेन्स के, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट, ये आपने डायग्राम याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके पास वेरिएबल पोर्शन होता है और कांस्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। वेरिएबल पोर्शन वो होता है जिसके साथ एंटीजन ने आके अटैच होना होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये हिंज रीजन्स वगैरह भी होते हैं। और हैवी चेंज ये वाली होती है जो आपके पास, ये कांस्टेंट रीजन वो होता है जो कांस्टेंट रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अब आपके पास जो है वो इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपके कांस्टेंट पोर्शन वो हमने सारा देख लिया। उसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह जो हैवी और लाइट चेन्स के दरमियान फॉर्म हो रहे होते हैं, ये हमने देख लिया। उसके अलावा इस पैराग्राफ में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी बॉन्डिंग्स होती हैं। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन, वेंडर वॉल फोर्सेज वगैरह होती हैं, ये आपने याद नहीं करना। उसके अलावा 10 हैवी और 10 लाइट चेन होगी तो 10 बाइंडिंग साइट्स होंगी, ठीक है। अब डिफरेंट क्लासेस हैं, IgM, IgA, IgG, और उसके अलावा IgD और IgE वगैरह जो हैं एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं। अब एंटीबॉडी IgE जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और बाइवेलेंट होती है। IgE बहुत कम अमाउंट में होती है, एलर्जी के अंदर इन्वॉल्व होती है, और IgM जो है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 10 बाइंडिंग साइट्स होती हैं इसकी, ठीक है, और ये इसकी अमाउंट थोड़ी कम प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा एक्शन आपको पता होना चाहिए एंटीबॉडीज़ का, या तो ये डायरेक्ट एक्शन कर सकती हैं कि डायरेक्ट एक्शन में आपके पास जो है वो क्या होगा, एग्लूटिनेशन, मतलब कि उन्होंने क्लम्प की फॉर्मेशन करवा दी है बैक्टीरिया वगैरह के साथ। प्रेसिपिटेशन मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी जो है वो एक रिएक्शन हुआ और उन्होंने जो है वो एक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ गए और उन्होंने वो प्रेसिपिटेट करके, मतलब वो बहुत लार्ज थे और इंसोल्यूबल हो गए, जिसकी वजह से वो ऊपर प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। और न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि एंटीजन की जो टॉक्सिसिटी है ना उसको एंटीबॉडीज़ ने जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। लाइसिस क्या है कि उसको ब्रेक कर दिया, उसकी मेम्ब्रेन्स वगैरह को एजेंट की, ठीक है। तो लाइसिस, ये चारों जो है आपके पास क्या है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स है, और ये इतने इनफ नहीं होते, इस वजह से आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम लेना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें 20 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, मोस्टली 11 प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें C1 से C9, B और D होती हैं, ठीक है। और इसको आप क्लासिकल पाथवे कहते हैं। क्लासिकल पाथवे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिकल पाथवे में आपके पास है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट किए, उन्होंने C1 जो कॉम्प्लीमेंट के स्केड का C1 मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेट किया, C1 ने C4 और C2 को एक्टिवेट किया तो C42 बना दिया, जिसने आगे C3 को एक्टिवेट करने में और C5 को एक्टिवेट करने में रोल प्ले करना है। और जो आपके पास C4A है, इसने एक्टिवेट करने मास्ट सेल्स और बेजोफिल सेल्स को। अब C3 एक्टिवेट हुआ, C3B और C3A बनाया, C5 को उसने C3B ने एक्टिवेट करवाया। उसके अलावा C5B ने आगे C6 और C7 को एक्टिवेट करवाया। अब ये जो C5B6-7 है, इसने आगे किसको एक्टिवेट करवाया, C8 और C9 को एक्टिवेट करवाया, और ये फाइनल प्रोडक्ट बनाई। अब ये फाइनल प्रोडक्ट का लाइसिस में रोल है, ठीक है। और जो C5A है इसका कीमोटैक्सिस में रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। C3B का ऑप्सोनाइजेशन में रोल है। C4A, C3A और C5A इन तीनों का मास्ट सेल और बेजोफिल सेल्स को एक्टिवेशन में भी रोल होता है। उसके अलावा इसमें आपके पास एग्लूटिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन का भी रोल आ जाता है। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि बहुत जल्दी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर दिया, प्रोटीन लीकेज वगैरह बढ़ा दी, ये भी आपके क्लासिकल पाथवे में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपके पास आता है कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स का मैंने आपको पहले बता दिया कि टी सेल्स का रोल क्या है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास आते हैं जी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब आपके पास टी सेल्स को एक्टिवेट करने का क्या रोल है। टी सेल्स तभी एक्टिवेट होंगे अगर वो तभी एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे अगर वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल MHC प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। अब ये देखें, MHC प्रोटीन्स ये वाली हैं आपके साथ, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब उनके दरमियान एक फॉरेन पार्टिकल आएगा और ऊपर से टी लिम्फोसाइट ने उसको कवर कर लेना, ठीक है, और फिर ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 3 किस्म के इंपॉर्टेंट है, माइक्रो
मैक्रोफेजेस हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं और डेंड्रिटिक सेल्स हैं। मोस्टली डेंड्रिटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा MHC प्रोटीन्स जो हैं, ये वाली प्रोटीन्स, इनकी दो क्लासेस हैं, MHC 1 है और 2 है। 1 का साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए रोल है, जो टाइप ऑफ टी सेल्स है, और जो टाइप 2 है उसका रोल आपके पास किस लिए है, हेल्पर टी सेल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें आपने यही याद रखना है कि ये वो डिजेस्ट करने में रोल प्ले करेगा। अब डिफरेंट टाइप्स आपके पास डिस्कस की हुई टी सेल्स की, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स। सबसे पहले आते हैं हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स का क्या काम है, इन्होंने लिम्फोकाइंस को एक्टिवेट करवाना है और उसके बाद ये इंटरल्यूकिन्स की टाइप्स की प्रोडक्शन करवानी है, इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन करवानी है। अब लिम्फोकाइंस का क्या रोल है, ये एड्स वगैरह के अंदर जो है बड़ा रोल है, इनका जो है वो इम्यूनिटी वगैरह डेवलप करने में बड़ा रोल है। ठीक है, एड्स वगैरह की कंडीशन तभी होती है अगर लिम्फोकाइंस की प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, अब ये आपके पास डायग्राम शो की हुई है कि प्री प्रोसेस्ड एरियाज MHC प्रोटीन्स बाइंड करेंगी। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट किया, हेल्पर टी सेल्स ने लिम्फोकाइंस को एक्टिवेट किया, लिम्फोकाइंस ने आगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स को एक्टिवेट किया। उसके अलावा लिम्फोकाइंस ने डिफ्रेंशिएशन और प्रोलिफरेशन करवाई बीटा सेल्स की, बीटा सेल्स ने आगे प्लाज्मा सेल्स बनाया आपके पास, और ये आगे उन्होंने क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई। ठीक है, अब कौन कौन से इंटरल्यूकिन किस में इन्वॉल्व है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स को एक्टिवेट करने में इंटरल्यूकिन 2 इन्वॉल्व है। ठीक है, और जो बीटा सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करवाने में 4, 5 और 6 इंटरल्यूकिन का रोल है। ठीक है, मैक्रोफेज का क्या रोल है, इन्होंने या तो उस जगह पे लेके जाना है जहाँ पे उसको एक्टिवेशन की ज़रूरत है, मतलब फेगोसाइटोसिस की ज़रूरत है, और जब वो जगह पे पहुँच जाते हैं तो उस जगह जाके रोक देते हैं अपना मोशन को। ठीक है, और वहीं पे रुक जाते हैं और वहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये इनको आप किलर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, किलर सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं, वो सेल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं और परफ्यूरिन्स मतलब कि होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स हैं, ये होल फॉर्म करेंगे, उसके अलावा सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाएंगे, और उसके बाद जब ये स्वेलो कर लेते हैं वो सब्सटेंस से जो है वो अलहदा भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका ट्रांसप्लांटेशन और हार्ट कैंसर सेल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में बहुत रोल है, और अपनी बॉडी के सेल्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये आपके पास डायग्राम शो की हुई है जिसमें बताया हुआ है कि वो किस तरीके से जो है वो आपको एक्टिवेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सप्रेसर टी सेल्स, जिन्होंने सप्रेशन करवानी होती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और हेल्पर टी सेल्स की, ताकि अपने ही सेल्स ज़्यादा जो है उनके अगेंस्ट जो है वो हमारी इम्यूनिटी जो है डेवलप ना हो जाए और वो उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो इसको इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। अब सप्रेसर टी सेल्स को आप रेगुलेटरी टी सेल्स भी कहते हैं और हेल्पर टी सेल्स के साथ मिला के कहते हैं। टी हेल्पर सेल्स और सप्रेसर टी सेल्स को मिला के आप क्या कहते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब इम्यून टॉलरेंस में आपके पास किसका रोल है, सप्रेसर टी सेल्स का रोल है, ये आपने याद रखना है। अब ये पैराग्राफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने याद रखना है, तो ये याद रखना है कि अगर इम्यून टॉलरेंस नहीं हो पाती, टॉलरेंस मैकेनिज्म में कोई तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है डिजीज़, इसमें आपके पास रिमोटिक फीवर आ जाता है। ठीक है, ये वॉल्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है हार्ट का, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर प्रॉब्लम है, मस्तीनिया ग्रेविस है तो एसिटाइकोलिन का प्रॉब्लम है, ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस मतलब कि अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी हो जाती है। अब इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन के डेड सेल्स जो है आपने इंजेक्ट करने बॉडी के अंदर, ताकि उसके अगेंस्ट आप जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लें। अब ये किलर सेल्स डेड सेल्स होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्म नहीं प्रोड्यूस करते, पहले थोड़े से सिम्टम्स अपीयर होंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब ये जो है वैक्सीनेशन भी आप इसको कहते हैं। उसके बाद आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी आपको शो कर रही है कि आइदर एंटीबॉडीज़ और एक्टिवेटेड सी सेल्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है, मतलब फॉरन आपने क्या करना है, इंजेक्ट करनी है। आप इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ और इससे जो है वो क्या होगा कि वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, और ये ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती, 2 से 3 वीक्स के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाता है इसका रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें ये डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद अब आपके पास आते हैं जी एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी। अगर तो डिलेड रिएक्शन एलर्जी है, मतलब वो टी सेल्स की वजह से हो रही है, इसमें आपके पास ये डिस्कस किया हुआ है कि टी सेल्स वगैरह के अंदर कोई हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, उनकी वजह से जो है वो एक्टिवेटेड जो टी सेल्स होते हैं वो एलर्जी वगैरह कॉज कर देते हैं। तो अब ये देखिए एलर्जी जो IgE की वजह से होती हैं, अगर आपके पास IgE बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई हैं, ये आपके पास होंगी एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के साथ जब एलर्जी से जो एंटीजन है वो आके बाइंड करेगा, इसने क्या करना है, मास्ट सेल और बेजोफिल सेल्स के साथ जाके चिपक जाना है, और उसने क्या करना है, मास्ट सेल्स और बेजोफिल सेल्स में से क्या रिलीज़ करवाना है, इसने रिलीज़ करवाने आपके पास सब्सटेंसेस वगैरह रिलीज़ करवानी है जो
स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफिलैक्सिस हैं या हिस्टामीन्स वगैरह रिलीज़ करवानी है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वगैरह रिलीज़ करवानी है जिसकी वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। अब आ जाते हैं एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस में भी यही है कि वेस्कुलर सिस्टम के जो है वो एक्टिवेशन होती है, सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, और कैपिलरीज के अगेंस्ट परमेबिलिटी डेवलप हो जाती है और प्लाज्मा वगैरह का लॉस हो जाता है। और वो कहते हैं कि ये सर्कुलेटरी शॉक में बंदा चला जाता है अगर इसको एपिनेफ्रीन से आप ट्रीट ना करें, ठीक है, हिस्टामीन की इफेक्ट, वरना हिस्टामीन जो है वो बहुत जानलेवा हो जाती है तो फिर बंदा की डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा ल्यूकोट्राइंस का मिक्सचर भी होता है जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस होती हैं, ये ल्यूकोट्राइंस भी रिलीज़ करवाने की वजह से जो है आपके पास एलर्जी हो जाती है। यूट्रिक एरिया, अब आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है इसमें कि स्किन वगैरह के अंदर एलर्जी हो जाती है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू होती है स्किन के अंदर, हाइव्स कंडीशन, मतलब हाइव्स क्या है, स्किन के अंदर जो है वो स्वेलिंग होने को हाइव्स कहते हैं, और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देंगे तो ये भी ट्रीट हो जाएगा। अब हे फीवर है, हे फीवर में आपने याद रखना है कि वेस्कुलर डायलेशन हो जाती है, परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, रनी नोज हो जाएगी, मतलब नेजल कैविटीज़ में लीकेज ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं ये भी स्वेलिंग को प्रिवेंट कर सकती हैं, इसमें भी आपने याद रखना है, ये नोज़ के रिलेटेड है हेयर फीवर। अब लास्ट आपके पास रह गया है वो है एस्थमा। एस्थमा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने याद रखना ब्रोंकियोलर कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्लो रेटिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस वगैरह जो है वो कहते हैं मास्ट सेल्स वगैरह की वजह से इसका रोल आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपने याद रखना हिस्टामीन को, एंटी हिस्टामिनिक कोई भी ड्रग देंगे तो इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसकी ट्रीटमेंट में इसका कोई रोल नहीं है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, ठीक है, क्योंकि वो इसकी कॉज ही नहीं बन रही हिस्टामीन जो इसको कॉज कर रही है। इसमें डायरेक्ट रोल है एनाफिलैक्सिस वगैरह की, जो मास्ट सेल्स होते हैं, ब्रोंकियोलर मसल्स का रोल आ जाता है, ठीक है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।